नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में जो आज का विषय है भारत के तट है, भारत के जो कोस्ट हैं उन पर बात करूंगा। और जैसा कि आपको आनंद की अनुभूति वहां भी हो रही होगी, जो विविध वाला पार्ट चल रहा है, मिसलेनियस पार्ट स्टैटिक जी के, वहां पर भी मैं बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कंटेंट। ट्रिकी माध्यम है और मेरा जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, मैं आपसे रियलिटी और वास्तविकता से अवगत करवाने का प्रयास करूंगा कि जो मेरा मूल उद्देश्य है सब कुछ एक साथ उपलब्ध करवाना है। ट्रिकी माध्यम, ट्रिकी अप्रोच मेरी बहुत कम रहती है, मैं ट्रिक के पीछे बहुत कम भागता हूं। हाँ, पढ़ते समय शब्दों को खेलकर मैं बना लेता हूं ट्रिक कि मन मस्तिष्क पर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वो बैठा रहे, ठीक है। लेकिन कोई यदि मुझसे पूछे कि हर एक चीज, प्रत्येक चीज का अध्ययन मैं ट्रिक के माध्यम से करूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस तरह बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, ना तो पढ़ता हूं, ठीक है। लेकिन जरूरत होती है, ऐसा भी नहीं है कि आप स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क ना करें, या हार्ड वर्क करें स्मार्ट वर्क ना करें। दोनों का कॉम्बो होना आवश्यक है। स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में, ठीक है। तो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना है, ठीक है। जहां पर आवश्यकता होगी ट्रिक की, वहां पर ट्रिक को भी प्रयोग में लाना है। ट्रिक की आवश्यकता नहीं है तो और फिर भी ट्रिक उपयोग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आशा करता हूं सर इन सभी चीजों से आप अवगत होंगे, ठीक है। तो भारतीय भूगोल के क्रम को भी जारी रखना मूल उद्देश्य है, ठीक है। भारतीय भूगोल अपने तरीके से चलेगा, मैं बिल्कुल स्पीड बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे एक ही बार में स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास फिर कर रहा हूं दोस्तों। एक ही बार में आपको समस्त तथ्यों से अवगत करवाऊंगा, चाहे वो फिर हिमालय क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय मानसून की व्याख्या हो, भारतीय परिवहन हो, भारतीय जनजातियां हो, भारतीय उद्योग हो, भारतीय खनिज हो, भारतीय नदियां। मैप को देखकर आप नदियां रट लेंगे। चलिए शुरू करता हूं भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल का अगला चैप्टर, उसका नाम है भारत के तट, ठीक है। कोस्ट, आप जानते हैं कोस्ट कहां पर होते हैं? समुद्र के किनारे, है ना। समुद्र के किनारे बड़ी वाटर बॉडीज जो होती हैं, बिग वाटर बॉडीज, ठीक है, वहां पर होती हैं। आप जानते हैं भारत का जो दक्षिणी भाग है, आमतौर पर दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, वो लगभग पूरी तरह से उसका जो विस्तार है, उसका जो उसकी जो संरचना है वो तटीय है। कैसे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा तट, यहां पर पूरा स्थल है, ठीक है, पूरा लैंड है, इधर लैंड से जुड़ा हुआ और इधर से वाटर बॉडीज से। यहां बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सागर, अरब सागर, इधर भारत का चरण धो रहा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये महानता है इंडिया की, समझ रहे हैं आप। तो ये जो संरचना दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इंडिया का, ये तटीय है। तो मुख्य रूप से मेनली 2 टाइप्स के आपको कोस्ट पढ़ने होंगे इंडिया में। 2 तरह के तट हैं, एक तो पश्चिमी तट कहलाता है, एक पश्चिमी तट कहलाता है, ठीक है, और एक कहलाता है पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। 2 तरीके के तट पढ़ने हैं। ये मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न उठाया जाता है कि आपसे पूछ ले मालाबार तट के बारे में लिखें, 3 नंबर में 3 मार्क्स का आया मालाबार कोस्ट, ठीक है, 2 पंक्ति में लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? यही लिखना है चीजें। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछेगा, एमसीक्यू में तो यही लिखना है, यहीं से आएंगे। मेंस में यहीं से लिखना है, की पॉइंट्स बनते रहेंगे, आप मेंस भी लिखते रहेंगे, ठीक है, इस क्रम में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पश्चिमी तट, ठीक है, पूर्वी तट में बहुत कम है, सबसे पहले पश्चिमी तट में पढ़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में, तो वेस्टर्न कोस्ट में आपको 4 तरह के तट दिख रहे हैं। कितने तरह के? 4 तरह के तट दिख रहे हैं और इतने ही तट पढ़ने हैं। ये कहां पर है? पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी घाट पर्वत भी कहलाता है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, या पश्चिमी तट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है। यहां पर आपको 4 तरीके के कोस्ट पढ़ने होंगे। इस क्रम में पहले आप जानेंगे कि पश्चिमी तट को, वेस्टर्न कोस्ट को एक संज्ञा दी गई, एक टाइटल दिया जाता है, एक उपमा दी जाती है। क्या? अटलांटिक तट। क्या बोला जाता है? अटलांटिक तट। आपसे ऑप्शन में पूछे कि निम्नलिखित में से अटलांटिक
तट की संज्ञा किसे दी जाती है? तो याद रखिए अटलांटिक तट की संज्ञा पश्चिमी तट को दी जाती है। ऑप्शन में हो सकता है पश्चिमी तट, पूर्वी तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन फिर वही क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, पश्चिमी तट मित्रों 5 राज्यों में फैला है। वेस्टर्न कोस्ट 5 राज्यों में पहला है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ है कर्नाटका और फिफ्थ है केरला। इधर का पोर्शन तमिलनाडु से चला जाता है पूर्वी तट पर, वे ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। तो 5 इधर है और जबकि इधर 4 है। कौन कौन से? तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, ओडिशा 3, पश्चिम बंगाल 4। 4 राज्य पश्चिमी तट पर है, सॉरी पूर्वी तट पर है। 5 राज्य कहां पर है? पूर्वी तट पर है, सॉरी पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर। 4 इधर पूर्वी पर, 5 इधर पश्चिमी पर। याद ना हो मैप याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, याद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पूछे आपसे कि सर्वाधिक लंबाई किस तटीय लंबाई किस राज्य की है? सर्वाधिक लंबा तट किसका है? ठीक है, गोवा का है। भारत में किस राज्य का सबसे लंबा तट है? मोस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट। तो याद रखिए गुजरात का है, जो कि पश्चिमी तट पर है, जो कि अटलांटिक तट पर है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कितना है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लंबा तट है गुजरात का। और सबसे ज्यादा, क्लियर है चीज, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र पश्चिमी तट में, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, चौथा आता है केरला और 5वां गोवा। गोवा 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर है, ठीक है। तो पश्चिमी तट के आपने राज्य जाने कि किस राज्य में कितना लंबा ये तट है, ठीक है। ये पूरा यहां से कहलाता है पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट। गुजरात में 1600 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर लंबाई के मामले में, लेंथ के मैटर में महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटका आता है, चौथे नंबर पर केरला आता है, 5वें नंबर पर गोवा आता है। क्लियर है चीज? इस क्रम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे काकरा पार तट, जिसे गुजरात तट के भी नाम से जाना जाता है। फिर से आपको यकीन दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, कभी भी एक किताब उठाइए, कभी भी एक पुस्तक, नोट्स वगैरह वगैरह उठाइए, आप उठाकर देखिए, एक कंफ्यूजन इतनी होगी आपको कि अब क्या बताऊं। कहीं पर गुजरात तट मिलेगा तो कहीं पर काकरा पार तट मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ा विश्लेषण है इसके बारे में, आप क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ा एनालिसिस मैंने कर रखा है। तो काकरा पार तट को ही गुजरात तट बोला जाता है, हमेशा याद रखिए। गुजरात कोस्ट ये फैला कहां है? ये गुजरात, आमतौर पर गुजरात के मैदान को ही काकरा पार तट बोला जाता है, ठीक है। गुजरात का जो प्लेन है, मैदान है, उसे ही गुजरात तट काकरा पार कोस्ट की संज्ञा दी जाती है, उपमा दी जाती है, टाइटल दिया जाता है, ठीक है। फैला कहां से कहां तक है? अगर ऑप्शन में ये नाम हो तो याद रखिए सौराष्ट्र से सूरत तक, ये गुजरात में ही है। ये पूरा का पूरा गुजरात राज्य में है, गुजरात का मैदान ही कहलाता है ये काकरा पार या गुजरात तट। सौराष्ट्र से सूरत तक, अगर झीलों की बात की जाए तो सौराष्ट्र से सूरत तक फैला है, ठीक है। इसमें आते क्या क्या है, इसमें मुख्य बिंदु बताऊंगा मैं। इसमें सरक्रीक स्थित है, यहां पर सरक्रीक है, यहीं पर कोरी क्रीक है, यहीं पर कच्छ का रण है, यहीं पर खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी है, यहां पर कच्छ की खाड़ी नहीं है, ठीक है। यहां पर आता है कच्छ की खाड़ी, लेकिन अपन पढ़ कहां रहे हैं? तट, यहां। तो यहां पे है खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी भी स्थित है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात। नेक्स्ट है कोंकण तट, जिसका दूसरा नाम महाराष्ट्र तट है, कोंकण कोस्ट या महाराष्ट्र कोस्ट। क्लियर है चीज? ये फैला कहां से कहां तक है? देखिए 3 तरह की किताबों से अलग अलग मिला है। कुछ किताबों में सिमिलरिटीज देखने को मिली हैं, समानताएं हैं, लेकिन कुछ किताबों में भिन्नताएं देखने को मिली हैं, ठीक है। जैसे किसी किताब में मुंबई से गोवा मिलेगा आपको, कहीं पर किसी वीडियो पर आपको दमन से गोवा मिलेगा, बहुत 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 कंफ्यूजन रहेगा आपको। लेकिन यहां कोई भी संदेह नहीं रहेगा, वचन है। तो दोस्तों याद रहे, कहीं कहीं आपको मुंबई से गोवा मिलेगा, अच्छी चीज है। महाराष्ट्र के मुंबई से गोवा तक, या कहीं कहीं दमन से दीव तक, सॉरी दमन से गोवा तक, या गुजरात से गोवा तक। गोवा कॉमन है, यह तट गोवा तक ही फैला है। कौन सा? कोंकण तट या महाराष्ट्र तट कहें, कोस्ट कहें, ये गोवा तक तो है ही है, लेकिन कहां से कहां तक की तो बात हो गई, गोवा तक, पर कहां से?
मुंबई से कि दमन से कि गुजरात से, तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको, इन तीनों में नामों में से कोई एक ही नाम मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। ठीक है, मोस्टली आपको क्या याद करना है पता है आपको, मुंबई से गोवा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य रहा तो ये ऑप्शन में अगर आ जाए तो ये भी लगा सकते हैं। यदि ये नहीं है ऑप्शन में, यदि ये दिखता है तो बिल्कुल बिल्कुल इसी में लगाना है। ठीक है, इस पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें स्थित है देखिए जरा। पहला, मुंबई हाई। मैंने जब आपको बताया था पिछले पार्ट पर, मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है भारत का। यहां से लगभग 65 से 70% उत्पादन होता है तेल का, और भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन, नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मुंबई हाई में होता है, जो कि अरब सागर में स्थित है, जो कि कोंकण या महाराष्ट्र तट पे स्थित है। ठीक है, ये लिखा मैंने, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, मुंबई हाई में जो पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वो किस जहाज से किया जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है सागर सम्राट जहाज। ये जो शिप है, ये जो जहाज है, इसका नाम क्या है, सागर सम्राट जहाज। यही वो सागर सम्राट जहाज है जिसके माध्यम से मुंबई हाई से पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लगाइए 2000 रुपए का नोट। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, ठीक है, इसी जहाज से पेट्रोलियम का खनन, डिगिंग, उत्खनन करवाया जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि पानी के अंदर उत्खनन कैसे होता है, वो किसी दिन जब ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, वहां पर पेट्रोलियम आएगा, वहां पर बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी जिसकी बात की जा रही है उतना ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, जब यहां पर और कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, पोर्ट। ठीक है, पत्तन कहें, बंदरगाह कहें, पोर्ट कहें, सब एक ही नाम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कोंकण तट या महाराष्ट्र तट पे है। क्लियर है चीज। घाट पूछे तो पश्चिमी घाट, तट पूछे पश्चिमी घाट बोले या पश्चिमी तट बोले। ठीक है, वैसे पार्टिकुलर नाम देके पूछे तो कोंकण या महाराष्ट्र तट, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, तो आपको लगाना होगा अरब सागर, इधर अरब सागर है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है थाल घाट व पाल घाट। ठीक है, थाल घाट व पाल घाट, ये जो दर्रे हैं, जो पासेस हैं, पास मतलब दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रा मतलब पहाड़ के बीचों बीच से एक रास्ता होती है जो पहाड़ को क्रॉस करने में मदद करती है, सहायता करती है। और जब दर्रे आप पढ़ेंगे, भारत के दर्रे, ग्लेशियर, तब वहां पे बात होगी विस्तृत। ठीक है, तो थाल घाट व पाल घाट दर्रे पासेस भी इसी तट पर आते हैं, महाराष्ट्र में ही है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कन्नड़ तट। इसके दो अन्य नाम देखिए, कनारी तट या कर्नाटक तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ कोस्ट, या फिर कनारी तट, कनारी कोस्ट, या कर्नाटक कोस्ट। ठीक है, कर्नाटक तक, तीनों में का है, याद हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक है ये पूछता है। गोवा से मंगलोर, कहीं कहीं आपको मंगलुरु मिलेगा, बंगलुरु नहीं, मंगलुरु। ठीक है, तो गोवा से मंगलोर। ठीक है, मुख्यतः यह कर्नाटक में फैला हुआ है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, लेकिन कुछ भाग यदि बात की जाए तो गोवा से है। ठीक है, क्योंकि कोंकण समाप्त हो जाता है गोवा में, तो गोवा से फिर शुरू होगा कौन, कन्नड़ तट। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ब्लू कलर की लाइन, गोवा से लेके कहां तक मोस्टली समाप्त हो जाता है, कर्नाटक में ही, तो गोवा से मंगलौर तक। ठीक है, यहां पर स्थित क्या है, यहां पर न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थित है। न्यू मंगलौर पोर्ट पत्तन बंदरगाह कनारी कन्नड़ तट पर है, या पश्चिमी तट पर है, या कहें अरब सागर की ओर है। ठीक है, यहां से खास बात यह है इस बंदरगाह से कि लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग का जो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल ये जो प्रोडक्ट है लौह इस्पात उद्योग, इसका सर्वाधिक व्यापार, ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार किया जाता है। ठीक है, इसी तट से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालाबार तट। मालाबार तट या कहें केरल तट, केरल कोस्ट। ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से लगभग केरल में है, इसलिए मालाबार तट को केरल तट की संज्ञा दी जाती है। कहां से कहां तक है, कर्नाटक के मंगलौर से कन्याकुमारी तक। देखिए, कनारी तट समाप्त हुआ कर्नाटक के मंगलौर में, तो मालाबार शुरू होगा कर्नाटक के मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक। इसकी खास बात देखिए, इसकी विशेषताएं, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कुछ फीचर्स हैं। देखिए,
भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन मालाबार तट पर होता है। याद रखिए, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले पश्चिम घाट पर्वत पर या कहें पश्चिमी तट पर होता है। कहां पर? मालाबार तट से। जब दक्षिण पश्चिम मानसून शाखाएं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून शाखाएं, दक्षिण मतलब ये दक्षिण हो गया, पश्चिम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पश्चिम साइड है, ये अरब की सागर की शाखा है। अरब सागर की 2 शाखाएं होती है, बाद में जब मानसून पढ़ेंगे आप तो वहां बताऊंगा। तो अरब सागर की, अरेबियन सी की एक शाखा, एक ब्रांच है। कौन सी? मानसून की ब्रांच, उसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है कि जब ऊपर जाता है तो ऊपर उठने के साथ ही जब चलता है भारत की ओर तो सबसे पहले टकराता है मालाबार तट पे, मालाबार कोस्ट में, और टकरा कर अपनी नमी छोड़ता है और सर्वाधिक वर्षा करता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मानसून का आगमन इसी तट पर होता है, केरल में मालाबार तट पे। क्लियर है चीज? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होता है? फेरल का नियम लगता है। फेरल का नियम लगता है कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, साउथ वेस्ट जो मानसून है, ये क्या होता है? फेरल के नियम के अनुसार ये उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अभी ये क्या है? दक्षिण है और पश्चिम है, ऐसे उठता है। तो जब ये टकराता है, इसके बाद क्या होता है? इसकी दिशा जो है उत्तर, नॉर्थ और पूर्व, ईस्ट की तरफ हो जाती है, ऐसे। तो ये फिर वर्षा करता जाता है सभी राज्यों में। ये विस्तृत व्याख्या करूंगा भारतीय मानसून पर। ठीक है, वहां पर भारतीय मानसून को ऐसे पढ़ाऊंगा कि वहां विस्फोट हो जाएगा भारतीय मानसून का। ठीक है, चलिए, ये इस तट की खास बात जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये सब पूछे गए हैं, ये सभी जितने फैक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट। लैटेराइट मिट्टी, जो लैटेराइट सॉयल है, ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है इस तट पर, इस कोस्ट पर, लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मसालों का। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मसालों के लिए लैटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी होती है, इसलिए मसालों व कहवा के लिए यह तट बहुत प्रसिद्ध है। कहवा को कॉफी कहते हैं। ठीक है, कॉफी। तो मसालों एवं कहवा के लिए कौन सा कोस्ट तट फेमस है? मालाबार तट, केरल तट। सबसे पहले मानसून का आगमन मालाबार तट पे, कोस्ट पे। ठीक है, मतलब आगमन मतलब आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट तथ्य, आणविक खनिज थोरियम की प्राप्ति होती है। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये खनिज जो थोरियम है मित्रों, थोरियम जो पाया जाता है सबसे ज्यादा, याद रखिए, मालाबार तट में, इसी तट पे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पे एक मूवमेंट हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम है मोपला आंदोलन। ठीक है, मोपला आंदोलन ये नील कृषकों द्वारा, जो नील के फार्मर थे, नील जानते ही हैं आप कौन सी नील की बात कर रहा हूं। ठीक है, अंग्रेजों का नील। तो जो ये फार्मर थे, जो कृषक थे, इनके द्वारा एक आंदोलन किया गया, उसका नाम था मोपला आंदोलन, मोपला मूवमेंट। तो मोपला आंदोलन इसी तट के लिए प्रसिद्ध था, यहीं पर किया गया था, केरल पर ही मोस्टली किया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों पश्चिमी तट की। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट के बारे में बहुत कम जानना है, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस क्रम में दूसरा तट है पूर्वी तट। ये 4 राज्यों में फैला है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। क्लियर है चीज दोस्तों? जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट, ये डेल्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। यहाँ पे इस तट पे जो भी नदियां आती हैं, ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी हो गई स्वर्ण रेखा नदी, और महानदी, कावेरी, वैगई, ये सब कौन सी नदियां हैं? इधर की नदियां हैं। तो इधर की नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की जो विशेषता है पश्चिमी तट की, यहाँ की नदियां एस्चुरी, ज्वार नदमुख, ये निर्माण करती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो इधर 5 राज्य हैं और इधर 4 राज्य हैं। ये सब पूछता है। पहला है उत्तरी सरकार तट, जो कि दूसरा नाम इसका कलिंग तट है, कलिंग कोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों उड़ीसा में महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी का जो मुहाना है उड़ीसा में, वहां से लेकर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तक इसका फैलाव है। बस इतना ही इससे जानना है। ठीक है, दूसरी चीज कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट जो है कोस्ट है, इसका दूसरा नाम तमिलनाडु तट भी कहलाता है, कोस्ट भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उससे सबसे ज्यादा वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। इसी को लौटता मानसून भी कहते हैं। लौटते मानसून से वर्षा भी सर्वाधिक होती है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, थोड़ा आपको मानसून पर ले चलता हूं। दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, सॉरी दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिम मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट जो मानसून है इस पे बात करता हूं। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये जो दोस्तों ये बनता, इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल की शाखा है और एक है अरेबियन सी की शाखा। ठीक है, दो शाखाएं। कैसे, देखिए यहां पे है आपका बंगाल अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है। तो दक्षिण पश्चिम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दक्षिण में तो साउथ आपको दिख ही रहा होगा और वेस्ट में है, इसलिए मैं इसको पश्चिम बोल रहा हूं, वेस्ट बोल रहा हूं। तो दक्षिण पश्चिम हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इधर से जो मानसून बनता है और इधर कौन है, अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो इधर से जो मानसून नमी प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये अरब सागर से नमी लेता है, नमी मॉइस्चर। ठीक है, पानी, वाटर, जलवाष्प, ये अरेबियन सी से ग्रहण करता है, तो इसलिए इसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। ये जब उठता है तो सबसे पहले टकराता है कहां पे, मालाबार तट पे। अब चूंकि क्या होता है, मानसून की विशेषता है कि जब ये पर्वतों से टकराती है, ये मानसूनी हवाएं या व्यापारिक पवनें, ये मानसूनी हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो क्या होता है कि ये हवाएं, क्या मानसूनी हवाएं जो है नमी वाली, पानी जलवाष्प से भरपूर हैं, तो ये जब पहाड़ों से टकराती हैं तो पहाड़ों की ढालों के सहारे ऊपर उठती हैं। सपोज दैट ये पहाड़ है, पहाड़ का ढाल है, ये कोरोमंडल तट है। ठीक है, पहाड़ी है। ठीक है, सॉरी कोरोमंडल कह रहा हूं, मालाबार। तो मालाबार ये कोस्ट ऐसे है, हवाएं जैसे ही उठती हैं तो पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। इससे क्या होता है कि हवाओं की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो कम हो जाती है। इसके चलते हवाएं जब ऊपर उठती हैं पर्वत के ढाल के सहारे तो वो अपनी नमी वहीं पे छोड़ देती हैं, अर्थात अपना जल वहीं पे गिरा देती हैं, अर्थात वहां पे वर्षा कर देती हैं। इस क्रम में ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जैसे ही मालाबार तट पर कोस्ट पर टकराती है तो यहीं पर सबसे पहले वर्षा करती है, जिसे, और लगभग ये घटना 1 जून को होती है। इसे मानसून का आगमन कहते हैं भारत में, इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, मानसून का विस्फोट कहते हैं, मानसून वृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून बस्ट। फिर ये शाखा, ये मानसून जो भी नमी, अभी तो नमी शुरू हुई है गिराना, इसके बाद बढ़ेगी गुजरात की तरफ बढ़ेंगी तो यहाँ पे गिर और मांडो पहाड़ियां हैं, यहाँ से ऊपर उठेंगी, यहाँ पर भी नमी गिराएंगी। फिर अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में मिलेंगी, वहां पर टकराएगी। इससे क्या होता है, नमी कम होती जाती है और वर्षा की मात्रा भी, जो रेनफॉल की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो कम होती जाती है। ठीक है, आगे बहुत वर्षा नहीं करती। इधर तो सब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। उत्तर भारत में मतलब कंप्लीटली पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है। खैर वो बात की बात है। अब चूंकि यही हवाएं क्या होती है, फेरल के नियम के अनुसार उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। कहां मुड़ जाती हैं, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर है चीज। दूसरी ओर क्या होता है दोस्तों, इधर से उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, ईस्ट और नॉर्थ। इधर से जो व्यापारिक पवनें आती हैं, ये क्या होता है कि व्यापारिक पवनें आती हैं तो वहां सूखा रहता है। उन पवनों में, उन हवाओं में क्या होती है, नमी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्थलाकृति से गुजरती हैं। अब स्थलाकृति है, लैंड है पूरा, तो वहां पे पानी, नमी कैसे सोखेगी। नमी तो एक्चुअली में वाटर बॉडी, समंदर, सी, सागर, महासागर से प्राप्त होगा, तो वहां पे उनमें नमी कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, इन पहाड़ी क्षेत्रों पर। तो क्या होता है, जैसे ही ये दक्षिण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती है, जैसे ही इधर से आती हुई
बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती हैं और नमी प्राप्त करने के बाद क्या होती है, ऐसे डायरेक्शन में आती हैं। नमी प्राप्त की इधर पूरी बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, और क्या होता है यहाँ पे आता है कौन, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, सॉरी कोरोमंडल, कोरोमंडल तट आता है। यहाँ पर टकराई हवाएं, ये व्यापारिक पब ने ये जो नमी प्राप्त कर ली है, जो जिसमें मॉइस्चर आ चुका है, जलवाष्प आ चुका है, ये पर्वतों से टकराई। पर्वतों से टकराने के कारण क्या होता है, हवाओं में एडियाबैटिक टॉप टेम्परेचर लॉस होता है, एडियाबैटिक ताप ह्रास होता है, जिससे हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, घट जाती है, और या कहें दूसरे शब्दों में एडियाबैटिक टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिससे उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे हवाएं पर्वतों से टकराई, कोरोमंडल तट से टकराई, तो ढालों के सहारे ऊपर उठने का प्रयास की। ऊपर उठने, हवाओं के ऊपर उठने के क्रम में क्या होता है, हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता में कमी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कमी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, एडियाबैटिक टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। खैर वो बात की बात है। ठीक है, तो हवाओं के ऊपर उठने के क्रम में हवाएं क्या करती हैं, अपनी नमी छोड़ देती हैं। तो जैसे ही उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी से गुजरी और यहाँ पर कोरोमंडल तट पर टकराई, तो टकराने से यहाँ पर वर्षा करती हैं। ठीक है, याद रखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की शाखा से कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। यहाँ पे जो लिखा है उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटता मानसून होता है। ये खैर बात की बात है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस करवाया है इन चीजों से, क्योंकि इनका जिक्र आ चुका था बीच में। ठीक है, इसकी चर्चा भारतीय मानसून जब पढ़ाऊंगा वहां पर विस्तृत रूप से करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके समक्ष भारतीय तट। इतना विस्तृत, इतना डीपली, इतना बहुत विश्लेषित क्लास आपको नहीं मिलेगी, वादा करता हूं। ठीक है, तो बताइए क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो निवेदन है, वीडियो को प्लीज डू लाइक और साथ में कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें, और साथ में बताएं कुछ कमी हो उसमें मैं सुधार करूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिए, और निवेदन एक ये भी है कि इसे प्लीज शेयर भी करें। ठीक है, जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी एक आपका परम दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन करना आपकी परम जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बने रहिए AKS क्लास के साथ।